Assalamu alaikum. Good evening, everyone. इंटीग्रेशन हमने कल एंड किया था एट डेफिनेट इंटीग्रल. So the definite integrals were those integrals in which there is a limit, lower limit and upper limit. तो उनका करना क्या है, हमें सिंपली उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और फिर अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है. Take this question. If you have the equation of a line which is, say, y is equal to x plus 4 and the limits are 0 to 3. जी, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है y is equal to x plus 4. इसको इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट 0 to 3 पुट कीजिए. बताइए व्हाट्स द आंसर. हरम is saying it's 16.5. जी, बाकी लोग प्लीज कंफर्म करें. जी मासूमा. सर आप ये एक्सप्लेन कर देंगे, मैं कल की क्लास में. ओहो, आप कल की क्लास में नहीं थे तो आप इससे रिकॉर्डिंग क्या लेते. तो इंटीग्रेशन उससे पिछली क्लास में तो थे आप. जी सर. सो आप क्या करेंगे, जब लिमिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. सो इसकी इंटीग्रेशन x की क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 और 4 की इंटीग्रेशन इज 4x. ये इंटीग्रेट हो गया और क्योंकि इंटीग्रेट कर चुके हैं तो इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाएगा. बट लिमिट्स अभी अप्लाई नहीं की, तो लिमिट्स अभी अप्लाई नहीं की तो अभी लिमिट्स एज इट इज लिखेंगे. और ये तरीका होता है, ये स्टाइल होता है लिमिट्स लिखने का जब इंटीग्रेट कर चुके हैं. अब लिमिट्स में पुट करने लगा हूं और लिमिट्स पुट करने का मतलब क्या है कि आप पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 3. दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज अ लोअर लिमिट. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो अपर लिमिट 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 इंटू 3. ये हमने पुट कर लिया अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट मीन 0 पुट करते हैं. सो 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 इंटू 0. So we got 9 by 2, 4.5. 4 is a 12, 16.5.
जी क्लियर है? दिस इज हाउ यू इवेलुएट द डेफिनेट इंटेग्रल्स। ओके जी, अब ये जो डेफिनेट इंटेग्रल को हमने इवेलुएट किया, आंसर 16.5 आया। हमने कल भी किया था, हमने कल भी कुछ क्वेश्चन किया था, उसका आंसर 108 आया था, और एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर 68 था। सो व्हाट डू दीज इंटेग्रल, these values 68 etc., what do these values represent? जी, तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन की एक फर्दर एप्लीकेशन आती है कि जब भी आप किसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, जब भी किसी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं, तो आपके पास एरिया आता है, एरिया। सो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करें y को, मीन कर्व को या लाइन को, तो उससे जो आंसर आएगा, अगर हम y को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, मीन कर्व की इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, then you will get the area between the curve and x-axis। तो ये एरिया आपको मिलता है कर्व को या लाइन को इंटीग्रेट करने से, यू गेट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन। इसका प्रूफ, ये जो लाइन है, ये मैंने एक लाइन ली है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। एक्चुअली यहाँ पे ये y है, ये आपने y है y dx, तो y की इक्वेशन क्या है, x प्लस 4, तो आपने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 को इंटीग्रेट किया। आप क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 को ग्राफ ग्राफ स्केच कर सकते हैं? ये देखिए मैं ग्राफ स्केच कर रहा हूं। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ का ग्रेडियंट 1 है, मीन लाइन राइज कर रही होगी और y एक्सिस को 4 पे कट करेगी। लाइन राइज कर रही है और y एक्सिस को 4 पे कट कर रही है, कुछ ऐसी लाइन है। मैंने कहा कि जो इंटीग्रेट करने से जो आंसर आया है, ये एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कर्व नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस है। लेकिन एरिया बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस अगर देखा जाए तो वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो ये बहुत ज्यादा एरिया, ये तो चलता जा रहा है इन्फिनिट एरिया। कौन सा एरिया 16.5 है? इट इज द एरिया बिटवीन 0 एंड 3। It is the area between the x value 0 and 3। आपने इंटीग्रेट किया था 0 से 3 तक, सो 0 मीन x तक के 0 ये है और 3 ये है, सो 0 से 3 के दरमियान लाइन तो बहुत आगे जा रही है, लेकिन 0 से 3 के दरमियान मीन दिस इज द एरिया। और ये कौन सी शेप है? ये तो एक ट्रेपेजियम है। सो ये जो 16.5 आया है, ये इस ट्रेपेजियम का एरिया है, मीन एरिया बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस within the limits of 0 to 3, it is a shape trapezium। तो आप कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई ये हमने, ये जो इंटीग्रेशन से एरिया ये आ रहा है, क्या ये एरिया ही शो करता है? हम कंफर्म करते हैं, हमें तो ट्रेपेजियम का एरिया खुद भी फाइंड करना आता है ना, जरा फाइंड करते हैं इसका एरिया। ये लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, half into sum of parallel sides into height। So half, what are the parallel sides?
एक पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है। ये दोनों पैरेलल साइड्स हम कैसे फाइंड करेंगे हंजला? सर वाई इंटरसेप्ट 4 है ना, तो सॉरी सी इंटरसेप्ट 4, तो 0 से लेके 4 तक वो पहली पैरेलल लाइन इक्वल टू 4 होगी। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी? दूसरी के लिए वाई इक्वल टू 7 होगा। बिल्कुल। उसमें x3 पुट कर दे तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो इधर नंबर क्या आ रहा है? 7। सो इसका मतलब दिस लेंथ इज 7, दिस लेंथ इज 7। सो दूसरी पैरेलल साइड है 7। तो ये 4 और 7 है, 4 और 7। एंड हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 3। सो इसकी कैलकुलेशन करें, बताएं क्या? 16.5। 11 टाइम्स 3 33, 33 by 2 is 16.5। तो इट मींस जो मैंने बात बताई है कि ये कर्व को या लाइन को इंटीग्रेट करने से एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस आता है। तो वो आपने इसको इंटीग्रेट किया और खुद से एरिया फाइंड किया, तो आपको प्रूव पता चल गया कि वो भी एरिया वही आ रहा है। लेकिन ये तो एरिया आप नॉर्मल मैथ से भी कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि नॉर्मल मैथ से आपके पास ये लाइन जब तक बनी है, ये लाइन को आप ट्रेपीजियम बनती है, लाइन और कर्व एक्स एक्सिस के दरमियान जो शेप बन रही है वो ट्रेपीजियम बन रही है। आपको उस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना आता है। लेकिन इंटीग्रेशन का फायदा ये है कि अगर अब आपके पास कोई यहाँ पे कर्व भी आ जाए, सपोज ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है, और इस कर्व को अगर उसने लिमिट्स डाली कि 0 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करें, तो आप 0 से 5 तक जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये वाला एरिया आएगा। और ये एरिया आप नॉर्मल मैथ को यूज करके नहीं कर सकते थे। मीन आपने कर्व वाली शेप का एरिया, हाँ, वो पड़ा हुआ है जिसमें एग्जैक्टली सर्कल बनता है, मीन सेक्टर्स वगैरह बनते हैं। लेकिन कोई आर्बिट्ररी शेप बन रही हो तो वो नहीं आपने किया। तो अगर इसी तरह कोई एक क्यूबिक शेप बन रही हो, क्यूबिक कर्व हो, ऐसी कर्व हो, उसका एरिया अगर आप उस कर्व को भी अगर आप 0 से लेकर सपोज 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इट विल गिव यू द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। सो आई होप कि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपको क्लियर है। So if you integrate the curve, you get the area. If you integrate the curve, mean y, then you get the area between the curve and x-axis. Suppose the equation is x minus 3 5 minus x। जी, इसका स्केच कैसा बनेगा? इसके एक्स इंटरसेप्ट्स कैसे होंगे? चलिए मैं इसका स्केच बना के देता हूँ। सपोज ये इसका ग्राफ है, and the question is to calculate this shaded area। बताइए ये शेडेड एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे?
जी हरम। सर हम ब्रैकेट खोल के इक्वेशन फॉर्म करेंगे कर्व की, और फिर हमारे पास लिमिट है 3 और 5 की, तो हम उसको जब इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम 3 और 5 की वैल्यूज डालेंगे, तो जो बिगर वैल्यू है 5, जब वो डालेंगे फिर उसको माइनस करेंगे इक्वेशन में, जब 3 डालेंगे तो हमें एरिया आ जाएगा। ये 3 और 5 कहाँ से है आपके पास? सर एक्स इंटरसेप्ट। यस, एक्स इंटरसेप्ट। तो पहले आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए, मीन वाई जीरो पुट किया, तो पता चला कि दिस इज 3 एंड दिस इज 5। तो इससे ये पता चल गया कि अगर हमने इस कर्व को इंटीग्रेट करना है, मीन 3 से 5, तो एरिया आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को, लेकिन पहले ऐसा करें, ओपन कर लें जिस तरह आपने कहा। सो एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 3x प्लस 5x इज 8x और माइनस 15। तो अब आप इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ y आपको क्या देता है, एरिया। और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स शुड बी यूज 3 to 5। सो जब आप ये 3 से 5 लिमिट्स अप्लाई करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, तो यू विल गेट दिस शेडेड एरिया। जी हो जाएगा। जी सर। जी कभी कभी ऐसा होगा कि आप किसी कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया नेगेटिव आ जाए, कभी कभी ऐसा होगा। तो याद रखिए वो एरिया नेगेटिव नहीं होता, वो सिर्फ ये शो कर रहा होता है कि आपका ये एरिया है बिलो द एक्स एक्सिस। अगर इस कर्व को मैंने इंटीग्रेट किया 0 से लेकर 5 तक, तो आपको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका एरिया का आंसर नेगेटिव आए। सो क्योंकि एरिया इंटीग्रेट करने से जो एरिया आता है वो एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस होगा, तो ये भी एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस ही है। तो लेकिन इसको जब आपका एरिया अबव द एक्स एक्सिस आता है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस का आंसर नेगेटिव आता है। तो आपने जब एरिया की कैलकुलेशन करनी होगी और एंड पे ये नेगेटिव आ जाए, तो ये समझ जाना है कि ये बिलो द एक्स एक्सिस एरिया है। बट एंड पे नेगेटिव को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ आपको ये बता रहा होगा कि ये बिलो द एक्स एक्सिस, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जो कि अभी मैंने शो नहीं की, वो गिवन है। एंड द क्वेश्चन इज, जो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपके पास यहाँ पे जो लिमिट है, दिस इज say this is 7. Question is to find this shaded area. How will you find the shaded area? कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, सिर्फ मेथड रखना। जी हंदला बताइए। सर जो एक्स एक्सिस से बिलो है उसको हम सेपरेटली फाइंड करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे जो एक्स एक्सिस से ऊपर है।
फिर एरिया निकलेगा। ओके, सपोज आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, तो मुझे ये बताइए, आप उसको एक ही दफा 0 से 7 तक उस एफ ऑफ एक्स को मीन उस वाई को एक ही दफा इंटीग्रेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो एक्सेस नीचे। क्योंकि आंसर क्या? क्योंकि जो एरिया है वो एक्स एक्सेस से नीचे है एक, जो हम ढूंढना है। बिल्कुल, इसमें अगर एक ही दफा इसको इंटीग्रेट करें तो आंसर गलत आएगा। उसकी रीजन क्या है? सपोज ये ऊपर वाला एरिया में अगर मुझे एग्जैक्ट पता हो, सपोज ये 30 है, सपोज ये 20 है, एंड सपोज दिस इज आल्सो 25, तो एरिया कितना बन जाएगा ये टोटल? 30 प्लस 20 प्लस 25 विच इज 75। अगर इसी को एक ही दफा इंटीग्रेट किया तो एक ही दफा इंटीग्रेट करके लिमिट्स अगर पुट की, तो प्रॉब्लम ये होगा कि इंटीग्रेशन के दौरान ये 30 आएगा, बिलो द एक्स एक्सिस वाला एरिया 20 आएगा, बल्कि -20 आएगा, और अबव द एक्स एक्सिस फिर 25 आएगा। तो उसके अंदर कैलकुलेशन करते हुए 30 में से 20 माइनस करके 10 प्लस 25 वो आंसर 35 देगा, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि इंटीग्रेशन के थ्रू जो बिलो द एक्स एक्सिस एरिया आता है उसके साथ नेगेटिव आ जाता है। तो अगर एक ही दफा कैलकुलेशन आपने कर दी तो वो 20 के साथ नेगेटिव होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ओवरऑल एरिया 35 बन जाएगा, बट एक्चुअली एरिया 75 है। जी, रिजल्ट समझिए। हम इसको कैसे फिर करेंगे? हम इसको एक ही गो में 0 to 7 इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे। आप बताइए स्प्लिट किस तरह करेंगे? हाउ विल यू फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अलग से? जी हरम। सर हमें आई थिंक 2 दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऊपर के लिए, एक 0 से लेके पहली एक्स इंटरसेप्ट तक, फिर दूसरी एक्स इंटरसेप्ट से 7 तक, और फिर हमें वो 2 एरियाज मिल जाए। जी, सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने होंगे। वाई 0 पुट करेंगे, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आएगा, एक ये एक्स इंटरसेप्ट आएगा, ये आ जाएगा। सपोज ये आता है 3 और ये आता है 6, तो आप उस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 3 तक पहले, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे 3 से 6 तक उसको, और फिर इंटीग्रेट करेंगे 6 से 7 तक इनको। इंटीग्रेशन तो सबकी सेम होगी, लेकिन लिमिट्स डिफरेंट होंगी, कर्व तो एक ही है ना। इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, इसका आंसर आएगा नेगेटिव, इसका आएगा पॉजिटिव। इस नेगेटिव वाले पोर्शन को आप पहले पॉजिटिव करेंगे, मीन -20 आता है या जो भी आएगा उसको पॉजिटिव कर लेंगे, और तीनों आंसर्स को फिर हम ऐड कर लेंगे। जी ठीक हो गया। सर अगर हम नेगेटिव वाले आंसर को एंटर पॉजिटिव करेंगे, तो हम अगर 0 से 7 भी करते हैं तो फिर उससे डिफरेंस क्या बनेगा? मतलब हम जब 0 से 7 करेंगे हमारे पास जो नेगेटिव आंसर आएगा तो हम उसको भी पॉजिटिव कर दें तो सेम आंसर नहीं नहीं आएगा? नहीं नहीं, 0 से 7 जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होके फाइनल आंसर आएगा, मिडिल वाले स्टेप्स तो आएंगे ही नहीं। राइट सर। वो अलग अलग एरिया तो आएगा ही नहीं ना। फिर आपने एक ही दफा जब इंटीग्रेट कर दिया 0 से 7, तो उसमें तो अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पर एक दफा वो ऐड ऐड सब्ट्रैक्ट करके सब कुछ दे देगा आप। जी क्लियर है ये बात?
ये एक लाइन की इक्वेशन है और एक कर्व की भी इक्वेशन गिवन है। एंड द क्वेश्चन इज, दोनों लाइंस और कर्व की इक्वेशन गिवन है एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? लाइन और कर्व दोनों की इक्वेशन गिवन है। जी सर। सर लाइन और कर्व के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से हमें लिमिट मिल जाएगी और फिर हम उसको कर्व की इक्वेशन में डालेंगे और हमें एरिया मिल जाएगा। ये सबसे पहले तो आप लाइन कर्व की इक्वेशन को और लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सपोज हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज आ जाता है 1 and 4। सो अब अगर आपने उस लाइन को इंटीग्रेट किया तो कौन सा एरिया आएगा? अगर आपने उस लाइन को इंटीग्रेट किया लिमिट्स 1 से 4 तक, अगर आपने उस लाइन को इंटीग्रेट किया 1 से 4 तक, तो एरिया अंडर द लाइन मिल जाएगा, ये वाला एरिया, मीन ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। ठीक। और अगर आपने उस कर्व को इंटीग्रेट किया, उस कर्व की इक्वेशन को अगर आपने इंटीग्रेट किया फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 4, तो वो एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस आ जाएगा, मीन एरिया अंडर द कर्व ये आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जो पहले एरिया आया था ट्रेपीजियम का, मीन पहले जो एरिया आया था अंडर द लाइन, सो एरिया अंडर द लाइन में से एरिया अंडर द कर्व सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। मासूमा, क्या ये बात क्लियर है? जी सर। सर दोबारा एक्सप्लेन करना है ये? जी, हमने क्या करना होगा, लिमिट्स फाइंड कर ली साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे कर्व के ऊपर भी और लाइन के ऊपर भी। मीन कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, कर्व को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो कर्व के अंडर एरिया ये वाला आ जाएगा। बट ये तो नहीं चाहिए आपको, ये तो अनशेडेड एरिया आ जाएगा। फिर आप क्या करें, लाइन को भी इंटीग्रेट करें। अगर लाइन को इंटीग्रेट करें लिमिट्स 1 to 4, तो एरिया अंडर द लाइन एंड एक्स एक्सिस ये वाला आ जाएगा, मीन ट्रेपीजियम का एरिया। सो इस ट्रेपीजियम के एरिया में से एरिया अंडर द कर्व जो ये आया हुआ था वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड एरिया आपके पास आ जाएगा। सो दोनों के एरियाज फाइंड करने हैं थ्रू इंटीग्रेशन, लाइन के अंडर भी और कर्व के अंडर भी एरिया फाइंड करना है थ्रू इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करके उन एरियाज फाइंड करने के बाद दोनों के एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। जी क्लियर है ये बात? जी सर। If the equation of both the curves is given, means say this is f of x and this is g of x. How will you find the area
between these two curves mean how will you find the shaded area? जी बताइए हरम। सर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फिर पहले वाले कर्व्स को इंटीग्रेट करके दोनों लिमिट्स डाल के आंसर आएगा। फिर जो नीचे ऊपर वाला कर्व है जो पॉजिटिव है, नहीं जो नेगेटिव है, उसको फिर हम करेंगे इंटीग्रेट और दोनों आंसर आएंगे। तो जो नेगेटिव कर्व है हम उससे जो पॉजिटिव कर्व है उसकी इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज आएंगी वो माइनस एफ ऑफ करेंगे तो एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ आंसर। एक्स क्या है? नेगेटिव। अगर आप दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सपोज वो 1 और 4 फिर आ गया, ठीक। अगर आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें, जी ऑफ एक्स को, तो आपको जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें 1 to 4, तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व जी ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस ये एरिया मिल जाएगा। तो हमें तो ये सारा नहीं चाहिए, सो फिर आप क्या करेंगे, आप एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स 1 to 4, तो उससे ये एरिया मिल जाएगा, एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। और पहले वाली कर्व के अंडर जो एरिया था उसमें से ये एरिया अनशेडेड वाला एरिया माइनस कर देंगे तो विल गेट शेडेड एरिया। सो द थिंग इज, अगेन हम दोनों कर्व को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। जी क्लियर है? जी इसको यहीं पे आज स्टॉप करते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कल हम इंशाल्लाह करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। फिर क्लास खत्म हुई है। जी क्लास खत्म हो रही है। ओह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।